नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज के वीडियो में जो भी 5-10 मिनट का वीडियो होगा उसमें आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक, इनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ फैक्ट का कलेक्शन लेके आपके सामने है। तो आपको एक सजेशन है कि प्लीज आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। पहला फैक्ट लिखा हुआ है, पूर्व मध्यकाल में अरबों द्वारा विजय का विस्तृत विवरण चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न पूछेगा कि अरबों द्वारा विजय का विवरण कौन से ग्रंथ में मिलता है, कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के भारत अभियान की चर्चा की गई है। इनके लेखक, अगर कभी आपसे पूछ लेना कि निम्नलिखित में से चचनामा का लेखक कौन है, लिखा रहे फिरदौसी लिखा रहे और भी 2-3 नाम लिखा रहे और एक नाम अज्ञात लिखा रहे, तो अज्ञात बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेखक का नाम पता नहीं है। और कौन सी भाषा में चचनामा? अरबी भाषा में है। मोहम्मद बिन कासिम भारत पे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है। कौन से सन में आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। किसको पराजित किया था? सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। शाहनामा फारसी भाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक महाग्रंथ है, जिसकी रचना कौन करा है? फिरदौसी ने किया है। शाहनामा की रचयिता कौन है? फिरदौसी है। किस भाषा का है ये रचना? फारसी भाषा की। और जो फिरदौसी है वो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। अगला फैक्ट लिखा हुआ है, ये जानते हैं ये क्या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जब आप मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं जो अरबों के आक्रमण से शुरू होती है और बेसिकली आप दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को पढ़ते हैं, तो सोर्सेस, ठीक, कौन कौन से सोर्स इस्तेमाल हम लोग करते हैं उस समय के इतिहास को समझने के लिए, तो उनसे संबंधित तथ्य हैं। ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी के द्वारा फारसी भाषा में की गई थी। ताजुल मासिर की रचयिता कौन है? हसन निजामी है। आप याद रखिए, ये सारे प्रश्न सुमेलित करने में जरूर बनते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का प्रामाणिक इतिहास इस पुस्तक में पर्याप्त रूप से मिलता है। अमीर खुसरो फारसी भाषा का भारतीयकरण करने वाले प्रथम कवि थे। ठीक, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। जो फारसी भाषा को भारतीय रूप में प्रचलित करने वाले अमीर खुसरो ही थे। और इन्हें हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है, तूती ए हिंद भी कहा जाता है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो ही वो व्यक्ति है जिसने 7 राजाओं का कार्यकाल देखा था। ठीक है, चलिए अगला, खजायन उल फुतूह, नूह सिपीहर, तुगलकनामा व किरान उस सादीन, ये उस साथ में लिखा है, आदि रचनाएं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की रचना कौन कौन सी है? खजायन उल फतूह, नूह सिपीहर, तुगलकनामा और किरान उस सादीन, ये सब अमीर खुसरो की रचना है। और उसने नूह सिपीहर में भारतीय पर्यावरण का सुंदर चित्रण किया है। अब मान लो प्रश्न बना, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो ने किस रचना में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है? खजायन उल फतूह में, नूह सिपीहर में, तुगलकनामा में या किरान उस सादीन में? तो किसमें किया है? नूह सिपीहर में। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने अकबर के अनुरोध पर की थी। तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। ये ना सोच लीजिएगा कि हुमायूं नामा के रचयिता हुमायूं हैं, ये उनकी बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने करी थी। और किसके अनुरोध पर? अकबर के अनुरोध पर करी थी। ठीक, शम्स-ए सिराज ने भी तारीख-ए फिरोजशाही नामक ग्रंथ की रचना की। तारीख-ए फिरोजशाही के रचयिता कौन है? शम्स-ए सिराज। इसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का संरक्षण प्राप्त था, यानी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए फिरोजशाही, देखिए 2 रचनाएं आपके सामने लिखी हुई हैं, एक तारीख-ए फिरोजशाही लिखा हुआ है, एक फुतुहात-ए फिरोजशाही। कंफ्यूज नहीं होना है, तारीख-ए फिरोजशाही किसकी रचना है? शम्स-ए सिराज की। और फुतुहात-ए फिरोजशाही की रचना किसकी रचना है? इसको फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है, ये उनकी आत्मकथा है। आगे फुतुहात भी लगा रहे, ठीक है, तब फिरोज है, और तारीख लगा रहेगा तो शम्स-ए सिराज है। इसमें उसके द्वारा इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए किए गए कार्यों का वर्णन है। अगला फैक्ट है, सल्तनत कालीन डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन
मोरक्को यात्री इब्ने बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रेहला में दिया है। ठीक, 3-4 क्वेश्चन। रेहला किसकी यात्रा वृत्तांत है, किसकी रचना है? इब्ने बतूता की। इब्ने बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। इब्ने बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कौन से यात्री ने दिया है? इब्ने बतूता ने दिया है। रेहला कौन सी भाषा में लिखी गई है? इब्ने बतूता की रेहला कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अरबी भाषा में लिखी गई है। बात समझ रहे हैं कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे? इसामी के ग्रंथ फुतूह उल सलातीन से भारत में चरखे के प्रयोग का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है। चरखा जानते हैं? गांधी जी वाला चरखा, वही चरखा जिससे सूत काटते थे। चरखा क्या बन गया था? आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया था कि जो चरखा मतलब खुद से सूत काट के खुद से वस्त्र बना के पहनिए, विदेशी वस्त्रों पर निर्भर ना रहिए, ये चरखे का महत्व हो गया था। तो जो जिसको गांधी जी ने घर घर में पॉपुलर कर दिया था, हर जगह चरखा। गांधी जी की फेवरेट फोटो भी उसी पोज में बनी रहती है, चरखा से सूत काटते हुए। ठीक है, तो वो चरखा, उस चरखे का प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिलता है, ये प्रश्न कभी पूछे तो ध्यान दीजिएगा। इसामी के ग्रंथ फुतूह उल सलातीन से भारत में चरखे के प्रयोग का आरंभिक साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला फैक्ट लिखा है, तारीख ए सलातीन ए अफगान की रचना अहमद यादगार द्वारा की गई है। अहमद यादगार की रचना कौन सी है? तारीख ए सलातीन ए अफगान। इसमें लोदी वंश के शासनकाल के इतिहास की पर्याप्त जानकारी मिलती है। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया है? ठीक, इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और बताइए। निकोलो डी कांटी कहाँ का यात्री था? इटली का रहने वाला था, एक इतालवी यात्री था। इसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। वहीं अब दुर्रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस के तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख का दूत बनकर आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारस के तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख का दूत बन के आया था। ठीक, और निकोलो डी कांटी ये किसके समय आया था? देवराय प्रथम के समय आया था, विजयनगर साम्राज्य का दौरा करने। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक आया था। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने करी थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन है? राजा कृष्णदेव राय हैं। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहा करते थे। ये 3-4 क्वेश्चन हो गए यहां से। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी, एक तो पद्मावत सबसे फेमस रचना इनकी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की है। और 12 महासा के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। बाबरनामा तुर्की भाषा में रचित बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। किसकी आत्मकथा है? बाबर की आत्मकथा, जो खुद ही से लिखा जाता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखते हैं। और इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? मैडम बेब्रिज ने किया है। ये बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है बाबरनामा का, क्योंकि फारसी अनुवाद तो आप सबको रटा हुआ है, आप सबको पता है। तो आप लोग कृपया करके कमेंट में लिख के बताएं कि किसने किया और उसको फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता है। ठीक, और इसका अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेब्रिज ने किया है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। देखिए ध्यान दीजिए, हुमायूंनामा के रचयिता कौन है? गुलबदन बेगम है। ठीक, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है और अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिनमें से तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। ये प्रश्न पूछा गया है कि ये तो सबको पता है कि आईने अकबरी अकबरनामा का ही पार्ट है, लेकिन निम्नलिखित में से अकबरनामा के कौन से भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? तो तीसरे भाग को, तीसरी जिल्द को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला फैक्ट, गुलबदन बेगम कौन था? बाबर की पुत्री यानी हुमायूं की बहन थी। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल ये 4 भाई थे और गुलबदन बेगम बहन थी। उसने अपनी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा में ऐतिहासिक विवरण लिखे। हुमायूंनामा नाम से ही एक अन्य ग्रंथ की रचना किसने करी है? ख्वांद मीर ने करी है। ये भी ध्यान धरिएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी की पाशाहनामा व मोहम्मद काजिम की कृति आलमगीरनामा अन्य महत्वपूर्ण मुगल साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक, मुंतखाब उल लुबाब की रचना खाफी खां ने की थी।
याद रखेंगे कि नहीं? मुंतखाब उल लुबाब के रचयिता कौन है? काफी खां है। इससे औरंगजेब कालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है कि औरंगजेब के समय चीजें कैसी थी। मुगल काल में कुछ महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ भी लिखे गए जिनमें पंडित जगन्नाथ का गंगा लहरी प्रमुख है। किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हैं। और ये रहा आज का जो भी 12-15 फैक्ट थे, लेकिन आप ये मान के चलिए हर फैक्ट से प्रश्न बन सकता है और बनता भी है, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि ये कंटेंट बहुत बेहतरीन है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे चैनल की रीच और लोगों तक हो और ज्यादा दूर तक हो। और अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको लिख के बताएं, उसमें इम्प्रूवमेंट करी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।